फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 5 में भूमि संसाधन तथा कृषि के बारे में जानेंगे। भूमि संसाधन तथा कृषि से संबंधित यह पहला लेक्चर वीडियो है। इसमें हम लोग भूमि संसाधन क्या होता है, साथ ही साथ भारत में भूमि संसाधन की स्थिति क्या है तथा भारत में भूमि संसाधन उपयोग के वर्गीकरण के विषय में जानेंगे। तो आइए सेशन का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं विषय बिंदु की ओर। आज का पहला विषय बिंदु है भूमि संसाधन के बारे में या भूमि संसाधन क्या होता है। तो भूमि संसाधन को जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा संसाधन के विषय में जान लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि भूमि संसाधन में संसाधन शब्द जुड़ा हुआ है, अतः संसाधन को जानना अति आवश्यक है। हालांकि संसाधन शब्द से हम लोग 10वीं कक्षा में परिचित हो चुके हैं। संसाधन से संबंधित एक विस्तार पूर्वक भूगोल में अध्याय दिया हुआ है, फिर भी हम लोग यहाँ संक्षिप्त रूप में संसाधन के परिभाषा को जानेंगे या संसाधन किसे कहते हैं उसके विषय में जानेंगे। फिर हम लोग भूमि संसाधन के बारे में जानते हैं। तो भूमि संसाधन हमारे आसपास उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती हो, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो तथा वे आर्थिक रूप से संभव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसे संसाधन कहा जाता है। तो संसाधन किसे कहते हैं? हमारे आसपास उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो तथा जो आर्थिक रूप से संभव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, तो ऐसी वस्तुओं को हम लोग संसाधन कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं भूमि संसाधन के बारे में। तो भूमि प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि नेचर के द्वारा बनाया गया एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमारी कई आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। भूमि का उपयोग हम लोग निवास स्थल के रूप में करते हैं, साथ ही साथ हमारे भूमि पर कई प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों को संपन्न करते हैं। भूमि संसाधन एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग हम लोग विविध कार्यों के रूप में करते हैं। हम लोग भूमि पर आवास का निर्माण करते हैं, हम लोग भूमि पर तरह तरह के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, चाहे वह कृषि कार्य हो, चाहे वह खनन कार्य हो, चाहे वन संपदा हो। ये सारे आर्थिक क्रियाकलाप हम लोग भूमि संसाधन के ऊपर करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भूमि का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है। अलग अलग भूमि का उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, चारागाह, वन, भवनें, सड़कें, रेल मार्ग, शिक्षण संस्थाएं, खेल का मैदान, पार्क आदि अनेक कार्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि एक सीमित संसाधन भी होती है। भूमि क्या है? एक सीमित संसाधन है, अतः हम लोगों को उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी एवं योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। जहां तक भारतीय भूमि का प्रश्न है, तो भारतीय भू संसाधन पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। भारतीय भू संसाधन पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह आदि। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है, जो निवास स्थान, कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए काफी सुविधाजनक होता है। वहीं 30% भूभाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, जो नदियों का उद्गम स्रोत है तथा पर्यटन विकास के लिए काफी उपयुक्त होती है। और भारत के संपूर्ण भूमि का 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है, और ये पर्वतीय क्षेत्र 12मासी नदियां या सभी प्रकार की नदियों का उद्गम का स्रोत होता है। साथ ही साथ भारत में पर्यटक स्थलों का विकास इन पर्वतीय क्षेत्रों में किया गया है। वहीं देखें पठारी इलाका को, तो भारत में 27% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, जिसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन, इमारती लकड़ियों के वनों का संचय पाया जाता है। 27% भूभाग पर पठारी इलाका फैला हुआ है, जो हमारे भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पठारी इलाका में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन
तथा जीवाश्म ईंधन एवं इमारती मजबूती लकड़ियां के वन इस पठारी इलाके में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से बतलाया गया है कि भारत में भूमि संसाधन जो है उसमें भू आकृतियां जो पाई जाती है उसका प्रतिशत दिखाया गया है। 43% पर मैदानी भाग स्थित है, उसी प्रकार से 30% पर पर्वतीय भाग स्थित है और 27% भूभाग पर पठारी भूमि स्थित है। अब देखते हैं भारत में भूमि उपयोग का वर्गीकरण। भारत में जो भी भूमि है या जिन रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है भूमि संसाधन का, उसको वर्गीकृत कितने भागों में किया जाता है इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम यह जानना होगा कि भूमि उपयोग का जो आंकड़ा है वह कौन जारी करता है, साथ ही साथ हमारे देश में जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसका आंकड़ा कौन जारी करता है। इसके बाद हम लोग भूमि वर्गीकरण के विषय में जानेंगे, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण के विषय में जानेंगे। तो भारत में भूमि उपयोग संबंधी अभिलेख या आंकड़ा भारतीय भू राजस्व विभाग के द्वारा रखा जाता है या जारी किया जाता है। जितने भी प्रकार से हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं उसका रिकॉर्ड कौन रखता है, तो भारतीय भू राजस्व विभाग। वहीं भारत में भौगोलिक क्षेत्र तथा प्रशासकीय इकाइयों की भौगोलिक क्षेत्रफल संबंधी आंकड़े का सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग का है। भू राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित होता है जो कम या अधिक हो सकता है। वहीं कुल भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सर्वेक्षण पर आधारित होता है तथा यह अस्थायी होता है। जो भू राजस्व विभाग द्वारा भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ा जारी किया जाता है उसमें भिन्नता पाई जा सकती है, क्योंकि उपयोग का जो प्रतिरूप होता है वह बदलते रहता है। कृषि भूमि का क्षेत्र में वृद्धि हो जाता है, गैर कृषि कार्यों के क्षेत्र वाले भूमि में वृद्धि हो जाता है, या वन वाले भूमि में वृद्धि हो जाता है, या कोई ऐसा भूमि होता है जिसकी मात्रा में कमी हो जाता है। किंतु जो भौगोलिक सर्वेक्षण या भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वह अस्थायी होता है, चाहे वह देश का क्षेत्रफल हो, चाहे वह किसी राज्यों का क्षेत्रफल हो। भू उपयोग संवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन क्षेत्र के बराबर होता है, जो भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय राजस्व विभाग है उसके द्वारा उपयोग किया गया क्षेत्र तथा भौगोलिक क्षेत्र में भिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? तो जैसे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वहीं इसका 93% क्षेत्रफल का भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 93% भूमि पर भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। बाकी बचे 7% भूभाग में पाक एवं चीन अधिकृत क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर भारत में असम को छोड़कर बाकी सभी पर्वतीय राज्यों का भू उपयोग सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है, जिसके कारण इसका आंकड़ा राजस्व विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। अब देखते हैं भू राजस्व अभिलेख द्वारा भारतीय भू उपयोग को 9 वर्गों में विभाजित किया जाता है। भू राजस्व अभिलेख या भू राजस्व विभाग द्वारा भारतीय भू उपयोग को कितने भागों में बांटा जाता है? 9 भागों में विभाजित किया जाता है, जो इस प्रकार है। पहला, वनों के अधीन क्षेत्र। दूसरा, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। तीसरा, बंजर व व्यर्थ भूमि। चौथा, अस्थायी चारागाह क्षेत्र। पांचवा, विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। छठा, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। सातवां, वर्तमान प्रतिभूमि। आठवां, पुरातन प्रतिभूमि। और 9वां, निवल बोया गया कृषि क्षेत्र। यहाँ पर एक वृत्त ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है कि जो भू उपयोग संवर्ग है या भू उपयोग वर्गीकरण है वो 9 भागों में विभाजित किया गया है और किस विभाग में कितने प्रतिशत भूमि उपयोग किया जाता है। तो यहाँ वन के अधीन पर देखते हैं, वनों के अधीन जो भूमि है
वह 23.3% है। वहीं गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि जो है वह 8.7% है। वहीं बंजर व व्यर्थ भूमि का प्रतिशत 5.5% है। अस्थायी चारागाह क्षेत्र के अंतर्गत 3.3% है। उसी प्रकार से विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वह मात्र 1% है। विभिन्न प्रकार के तरु फसलों तात्पर्य फलदार जो बागान होते हैं, आम के बागान होते हैं या लीची के बागान होते हैं या तरह तरह के उद्यान गार्डन होते हैं, उसके अधीन 1% भाग है। उसी प्रकार से कृषि योग्य जो व्यर्थ भूमि है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि को अगले स्लाइड में हम लोग चर्चा करेंगे क्या होता है। तो अभी जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कितना भूमि है, तो 4% आता है। उसी प्रकार से वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहा जाता है, अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जो भूमि आता है वह 4.9% है। और पुरातन प्रतिभूमि किसे कहा जाता है, इसको भी अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। अभी जानते हैं इसके अंतर्गत कितना प्रतिशत आता है, वह 3.6% है। और निवल बोया गया जो क्षेत्र है, शुद्ध नेट जो क्रॉप लगाए जाते हैं या फसल लगाया जाता है प्रति वर्ष, उसके अंतर्गत सर्वाधिक जो भूमि है वह 45.5% भूभाग पर कृषि कार्य प्रति वर्ष किया जाता है। अब ये जो भूमि संवर्ग है, भूमि उपयोग संवर्ग है, इसको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। तो बढ़ते हैं पहले वर्गीकरण की ओर। पहला जो है वनों के अधीन क्षेत्र। वनों के अधीन क्षेत्र वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक वन क्षेत्र में अंतर होता है। वर्गीकृत जो वन होते हैं तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक वन क्षेत्र में अंतर होता है। जैसे वर्गीकृत वन क्षेत्र वह भूमि होता है जिसका सीमांकन भारत सरकार द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि वहां पर वनों का विकास हो सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां वास्तविक रूप से वन पाए जाएं। भारतीय भू राजस्व विभाग द्वारा इसी परिभाषा का हमेशा से अपनाया गया है। भारतीय राजस्व विभाग द्वारा इसी परिभाषा को हमेशा से अपनाया गया है। वर्तमान समय में वनों के अधीन कुल भूमि का 23.3% भूभाग है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार देश में 33% भूभाग पर वनों का आवरण होना पर्यावरणीय दृष्टि से अति आवश्यक होता है। वर्तमान समय में भारत में टोटल भूमि उपयोग का 23.3% भाग पर वनों का विस्तार है, और जो कि पर्यावरण दृष्टि से कम है। देश में 33% भूभाग पर भूमि उपयोग का 33% भूभाग पर वनों का आवरण होना अति आवश्यक है। दूसरा जो वर्गीकरण है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि किसे कहते हैं, तो इसके अंतर्गत उस भूमि को रखा जाता है जिसका उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे ग्रामीण नगरीय बस्तियां, नहरें, सड़कें, रेल, उद्योग आदि को शामिल किया जाता है। गैर कृषि भूमि किसको कहते हैं, इसके अंतर्गत वैसी भूमि जिसमें अवसंरचनाएं को विकास किया जाता है, चाहे विविध प्रकार की बस्तियां हो, नगरीय बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां, तथा परिवहन और संचार के जो साधन होते हैं वे सारे, चाहे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, नहरें आदि का निर्माण किया जाता है। ऐसी भूमि को ही गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहा जाता है। पिछले कुछ दशकों में आवासों, द्वितीय व तृतीय क्रियाकलापों में वृद्धि होने से इस समग्र के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रहा है। वर्तमान समय में इसके अधीन 8.7% क्षेत्र आता है। तीसरा जो वर्गीकरण है वह बंजर व व्यर्थ भूमि। तीसरा वर्गीकरण बंजर व व्यर्थ भूमि है। बंजर व व्यर्थ भूमि किसे कहते हैं, तो वह भूमि वर्तमान उपलब्ध प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि योग्य भूमि नहीं बनाई जा सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में जो भी टेक्निक है उस तकनीक के सहायता से इस भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता है। ऐसी भूमि को ही बंजर या व्यर्थ भूमि कहा जाता है।
जैसे जिसके अंतर्गत बंजर पहाड़ी भूभाग आता है, मरुस्थलीय क्षेत्र आता है, उत्खात या खड्ड भूमि जैसे बिहार का खड्ड है आदि। इस समय इसके अधीन कुल भूमि का 5.5% क्षेत्र है। चौथा वर्गीकरण है अस्थाई चारागाह क्षेत्र। अस्थाई चारागाह क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वैसी भूमि जिसका उपयोग अस्थाई पशु चारागाह के रूप में किया जाता हो तो उसे अस्थाई चारागाह क्षेत्र कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि पशुओं को चराने के लिए जो भूमि होती है उसी को अस्थाई चारागाह भूमि कहा जाता है। और ये भूमि ज्यादातर सार्वजनिक भूमि होती है, सरकार के अधीन होती है या ग्राम पंचायत के अधीन होती है। ये भूमि ग्राम पंचायत या सरकार के अधीन होती है। थोड़ी मात्रा में निजी हाथों में भी ये होती है। ग्रामीण और सरकारी स्वामित्व वाले अस्थाई चारागाह को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। इसके अधीन वर्तमान समय में कुल भू उपयोग का 3.3% भाग आता है। पांचवा वर्गीकरण है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। विभिन्न तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, इसके अंतर्गत उस भूमि को सम्मिलित किया जाता है जिस पर उद्यान मतलब गार्डन व फलदार वृक्ष लगे होते हैं। इसे निवल भूमि क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है। निवल भूमि क्षेत्र जिसमें अनाज का उत्पादन किया जाता है और अन्य फसलें, व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, उन फसलों के अंतर्गत इस विविध तरु फसलों या उपवनों के भूमि को शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार के अधिकतर भूमि निजी स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान समय में इसके अधीन कुल भूमि उपयोग का 1% क्षेत्र इसके अधीन है। छठा जो प्रकार है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यह समझना अति आवश्यक है। यह वे भूमि होता है जिसमें पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक परती हो या कृषि कार्य नहीं किया गया हो तो उसे क्या कहा जाता है? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ऐसा भूमि जिसमें 5 वर्षों या उससे अधिक वर्षों तक कृषि कार्य नहीं किया गया हो वैसी भूमि को कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। वर्तमान आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। ये जो भूमि है इसको कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसके अधीन कुल भू उपयोग का 4% भाग आता है। इसके अधीन वर्तमान समय में 4% भूमि आता है। अगला जो 7वां वर्गीकरण है जिसको हम लोग वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि का तात्पर्य वह भूमि जिसमें 1 वर्ष या उससे कम समय तक कृषि कार्य नहीं किया गया हो। प्रतिभूमि किसे कहते हैं? जिसमें 1 वर्ष या उससे कम समय में कृषि कार्य नहीं किया गया हो वर्तमान प्रतिभूमि कहा जाता है। इस भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसे खाली रखा जाता है जिससे भूमि की क्षीण उर्वरकता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस लाया जा सके। वर्तमान भू उपयोग का 4.9% भूभाग इसके अंतर्गत आता है। वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत कितने प्रतिशत भूभाग आता है? 4.9%। अगले वर्गीकरण है पुरातन प्रतिभूमि। तो पुरातन प्रतिभूमि किसे कहते हैं? यह वैसी भूमि होता है जिसमें 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय तक कृषि कार्य नहीं किया गया हो उसे पुरातन प्रतिभूमि कहा जाता है। इसे वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त प्रतिभूमि भी कहा जाता है। इस भूमि के और किस नाम से जानते हैं? वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त प्रतिभूमि भी कहा जाता है। इस समय इसके अंतर्गत 3.6% भूभाग आता है। अगले वर्गीकरण की ओर बढ़ते हैं और अंतिम वर्गीकरण जो भू उपयोग का है वह है निवल बोया गया क्षेत्र या निवल बोया क्षेत्र कहा जाता है या निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। वह भूमि जिस पर प्रतिवर्ष फसलें उगाई एवं काटी जाती है निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। निवल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? जहां पर प्रति वर्ष कोई ना कोई फसल उगाया जाता हो ऐसी भूमि को ही निवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। वर्तमान समय में कुल भूमि उपयोग का लगभग 45.5% भाग इसका विस्तार है।
जो संपूर्ण भूमि उपयोग का सबसे अधिक है। यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग उसी रेखा ग्राफ को एक बार देख लेते हैं। वन अधीन जो क्षेत्र आता है उसमें 23.3% भाग, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि 8.7% भाग, बंजर व व्यर्थ भूमि में 5.5%, अस्थायी चारागाह में 3.3%, विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत 1%, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में 4%, वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत 4.9%, पुरातन प्रतिभूमि के अंतर्गत 3.6% और निवल बोया गया जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत 45.5% भाग आता है। तो दोस्तों हम लोग आज के इस लेक्चर वीडियो में हम जाने कि भूमि संसाधन क्या है और भारत में भूमि संसाधन का उपयोग किस रूप में किया जाता है, भारतीय भूमि संसाधन का उपयोग प्रतिरूप किस प्रकार है, या भूमि उपयोग संवर्ग कौन कौन से हैं। इसके अंतर्गत 9 भूमि संवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वनों के अधीन क्षेत्र, दूसरा गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, तीसरा बंजर व व्यर्थ भूमि, चौथा अस्थायी चारागाह क्षेत्र, पांचवा विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र, छठा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, सातवां वर्तमान प्रतिभूमि, आठवां पुरातन प्रतिभूमि और 9वां निवल बोया गया क्षेत्र। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को भूमि संसाधन तथा कृषि से संबंधित यह पहला लेक्चर वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के मध्य शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य क्लिक करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।